ओके, तो इस वाला में आपको बताया क्या गया था पीवीआर, कि जब कभी भी इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 10% ऑफ सेल्स का दिया हुआ है, 10% ऑफ। तो मेरे को बताइए ये जो x है, ये x व्हाट इज x, x इज रुपीज या x आपका यूनिट है यहाँ पर। जो ये सेल्स निकलने वाला है, अगर आपसे हम कनेक्ट थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे आप, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं इसके साथ लिंकअप किए हुए हैं 10% ऑफ x, क्या बोलिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 10% ऑफ एक्स, एक्स मनी सेल्स। तो सेल्स का 10%, जितना भी सेल्स होगा उसका 10%, सेल्स 50,000 होगा तो उसका 10% प्रॉफिट होगा, सेल्स अगर 1 करोड़ होगा उसका 10% प्रॉफिट होगा। क्या ये यूनिट से लिंकअप है? क्या आपको लगता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यूनिट में आएगा? नहीं आएगा। तो जब कभी भी 10% ऑफ सेल्स बोले ना तो यू विल नॉट डिवाइड बाई सीपीयू, आप इसको ये सीपीयू से डिवाइड, डिवाइड नहीं करना है, किससे करना है, पीवीआर से करना है। ये बात ध्यान रखना। हाँ जी बिल्कुल, नो आप तो, आप 2 नंबर वाला जो नोट लिखे होंगे ना मेरे से, बल्ब वाला, याद है रूल 2, अरे रूल 2, तो रूल 2 जब लिखे होंगे तो आपको हम बताए होंगे हम लोग कि भाई देखो, जब जब आप आंसर रुपीस में निकालेंगे पीवीआर से, और जब जब ऐसे यूनिट निकालेंगे कंट्रीब्यूशन से, तो हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो निकाले हैं भाई, ये आपका आंसर जो आने वाला है वो किस में आने वाला है, रुपीस में आने वाला है, क्योंकि लिंकअप इस तरह से सेट किया गया है कि वो रुपीस का लिंकअप है, नॉट यूनिट्स का। क्लियर हुआ? अच्छा, उसी तरीका से एक और क्वेश्चन आ गया था इसके बाद वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें 2.5 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट बता दिया था। अब 2.5 रुपया पर यूनिट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट जितना यूनिट बेचोगे, 1 यूनिट पे 2.5 रुपया। तो इसका मतलब कि जो आंसर आने वाला है इस बार एक्स क्या आने वाला है, यूनिट्स में आने वाला है। बात में आ रहा है? दैट्स वाई यहां से पीवीआर से डिवाइड करने पे ना आपको पाप लगेगा। पीवीआर से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर किस में आने वाला है, यूनिट्स पे। तो लिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि डिवाइड किससे करना है, कभी कभी अगर आपको खासकर सेल्स निकालना है तो इस तरह का क्वेश्चन मेथड हो। क्लियर हुआ? अब हालांकि ये वाला हम 2.5x क्यों किए, क्योंकि x माने यूनिट्स है, जितना यूनिट सेल होगा, मान लीजिए 1,000 यूनिट सेल हुआ तो 1,000 पे 2.5 रुपया करके इतना प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए x यहाँ पर रखा गया है। मतलब जितना भी यूनिट प्रॉफिट चाहिए उसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे निकल जाएगा। यहाँ तक हो गया था ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम सारा फॉर्मूला आपसे हम पूछेंगे, सारा सेल्स का जो अभी बात की है, 10% ऑफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, कैसे सॉल्व होगा, सारा क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशंस का मोटा मोटी 3 फॉर्मूला उधर है और एक फॉर्मूला बाद में दिए थे, पीवीआर वाला लिंकिंग फॉर्मूला, पीवीआर इंटू सेल्स कंट्रीब्यूशन आता है, पीवीआर इंटू कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ये सारा दिमाग में रहना चाहिए। हम वार्निंग दे रहे हैं आप लोग को, हमको नहीं चाहिए इस तरह से कि आप फाकीबाजी करें। पढ़ रहे हैं शांति से पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए। ज्यादा पढ़ाया जा रहा है तक, कम कम तो पढ़ा के भेजा जा रहा है, पहाड़ दे रहे हैं। तो सिलेबस तो देखे ही नहीं हो, टैक्स में आने दो ना, अभी दिमाग चकरा जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, सीखो, सीखने वाला मोड पे चल जाओ। चलिए आइए, आपके लिए नया चीज है। क्या है सर नया चीज? मार्जिनल कॉस्टिंग का। आज कितना नंबर क्लास है वैसे? थर्ड लिख समझिएगा। आपको पता है कि पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो। हाँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, यही तो पीवीआर का फॉर्मूला होता है ना। बात समझ में आ रहा है क्या?
बट जानते हैं पीवीआर का फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स हो, पीवीआर के पास और भी वेरिएशंस है। मतलब पीवीआर निकालने का और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि सर पीवीआर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज जानते हैं चेंज, और डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स, ये भी फॉर्मूला होता है। सर एक क्वेश्चन पूछे क्या, जब सर कंट्रीब्यूशन और सेल्स दे दिया रहेगा तो हमको पागल कुत्ता तो काटा नहीं है कि हम ये वाला चीज निकाल कर फिर उस पीवीआर रेशो निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। बट अगर कंट्रीब्यूशन और सेल्स दिया ही नहीं है, सिर्फ चेंज दिया है, तब क्या करोगे? सर ये चेंज का मतलब क्या होता है, समझाएंगे थोड़ी देर बाद। चेंज का मतलब कितना चेंज आया है, ये बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन में अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट 2011 और एक पॉइंट 2012 है, तो ना 11 का लेना है ना 12 का लेना है, 11 से 12 में जो चेंज आया हुआ है वो लेना है। और ये क्या बोल रहा है, तुम चाहे 11 का ले लो, 11 का कंट्रीब्यूशन 11 का सेल्स, तुम 12 का कंट्रीब्यूशन 12 का सेल्स ले लो। बट ये क्या फॉर्मूला बता रहा है, ना 11 का ना 12 का, किसका लेना है? जितना का चेंज आया हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन लेना है, जितना का चेंज आया है सेल्स में वो आपका सेल्स लेना है। तो क्या दोनों तरीका से पीवीआर निकाला जा सकता है? बिल्कुल दोनों तरीका से पीवीआर निकाला जा सकता है। यहां तक रुको, और भी एक कहानी है इसमें, एक और तरीका भी फॉर्मूला होता है, उससे भी पीवीआर निकाला जा सकता है। पीवीआर निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट। क्या बोलो? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ये तो एक चीज आपको पता बताए दिए थे कि जब जब रेशियो होगा तो बेस में तो क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना? तो हमारे को जानने को क्या मिला कि सर कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स तो आप बता कर रखे हुए थे, इस बार आज क्या सुनने को मिल रहा है कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन और डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स को भी कर देने से हमारा क्या निकल के आ जाता है, पीवीआर निकल जाता है। और उससे खतरनाक एक और बात जानने को मिला, वो छोड़िए कंट्रीब्यूशन और सेल्स, वो तो समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स से भी क्या निकल जाएगा, पीवीआर रेशियो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सर? क्या गारंटी है? आइए, गारंटी तो मोदी का भी नहीं था, फिर भी बोलते हैं ना मोदी का गारंटी। हाँ तो आओ दिखाते हैं, इसको लिखो 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 लिखो, लिखते जाओ, समय नहीं देंगे हम, साथ में लिखते रहिए। और इसको कहाँ डाल दीजिएगा बोलो तो? जी बिल्कुल। हो गया? ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एजम्पन्स होंगे, 3 इंपॉर्टेंट एजम्पन्स। ये एज्यूम करना पड़ेगा, तभी जाकर ये फॉर्मूला काम करेगा। सबसे पहला एजम्पशन है, ठीक है ना? सबसे पहला एजम्पशन, इसको बोल सकते हो, एग्जाम में थ्योरी भी आ सकता है, हालांकि आएगा तो नहीं पर फिर भी अब इसको ऐसे कोड कर सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है? 3 इंपॉर्टेंट सीवीपी एनालिसिस, एजम्पशन का, सॉरी एजम्पशन है। तो पहला एजम्पशन है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए, इस कांस्टेंट होना चाहिए। सब समझाएंगे हम, थोड़ा सा रुक जाओ, खाली लिखते चले जाओ। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट क्या होना चाहिए, पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, टीएफसी, टीएफसी जानते हैं ना? टीएफसी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक थ्योरी टाइप का पॉइंट हो गया।
मतलब सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे बाबा हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि ये वाला तभी काम करेगा, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स से भी क्या निकाला जा सकता है, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स से भी क्या निकाला जा सकता है, पीवीआर निकाला जा सकता है। तभी काम करेगा जब ये तीन एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे? कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और टीएफसी क्या होना चाहिए, टीएफसी पर यूनिट, टीएफसी पर यूनिट नहीं, टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, पर यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए कि टोटल सेल्स प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, पर यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओ ये मैटर है, हाँ यही मैटर है। आओ एग्जांपल देते हैं जल्दी से, देखो एग्जांपल, ये वाला पॉइंट पे ना क्वेश्चन बनता ही बनता है, खतरनाक बनता है ये वाला पॉइंट पर जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में भी। देखो यहाँ पर दो पॉइंट हम दे रहे हैं, बहुत भयानक लेवल वाला कंसंट्रेशन। आप क्या कर, एक काम करिए ना, आप लिखने के बजाय खाली सुनते रहिए, कोशिश ये करिए समझने का, फिर लिखिएगा, ठीक है ना, अपना बनाकर। हम दो पॉइंट ले रहे हैं, सपोज एक ईयर 1 ले रहे हैं और एक ईयर 2 ले रहे हैं, दो पॉइंट समझ में आ रहा है, एक ईयर 1 और एक ईयर 2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स, सबसे पहला हम क्या लिए, सेल्स। सेल्स आपको पता है कैसे आता है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू किससे करेंगे, यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो क्या आ जाता है, सेल्स आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सेल्स आया 100 रुपया और यहाँ सेल्स आया 150 रुपया। सर अभी तो आप बोले कि सेल्स जो होना चाहिए था वो कांस्टेंट होना चाहिए था, कांस्टेंट का मतलब कि दोनों ईयर में सेल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ तो सेम नहीं है, हम टोटल बोले थे क्या कि कांस्टेंट होना चाहिए, पर यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा एज्यूम करो कि यूनिट कितना सेल हो रहा है, 150, कितना यूनिट सेल हो रहा है, हाँ एक डेटा दे रहे हैं आपको, हम अपना मन से डेटा दिए, 150 यूनिट सेल हुआ, और नहीं सॉरी 150 नहीं, रुको एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ऐसा मान के चलो कि सेलिंग प्राइस कितना करके है, सेलिंग प्राइस है आपका 10, और यहाँ पर कितना यूनिट बिक रहा है, 10, ठीक है ना, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 10 और कितना यूनिट बिक रहा है 15। तो समझ में आ रहा है, देखो दोनों में सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो गया, सेम है कि नहीं है, और हमारा पहला वाला कहीं ना कहीं एजम्पशन मिट कर गया कि नहीं मिट कर गया, टोटल सेल्स अलग हो जाए बट हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम होगा, वो अलग नहीं होगा। अच्छा आगे बहुत भयानक वाला कॉन्सेंट्रेशन करना है, वेरिएबल कॉस्ट, क्या लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है बताओ, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स, यही तो करते हो ना, ये भी कर सकते हो। दूसरा एक और भी होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे देता है, क्या देता है, हाँ वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बोल देगा 50%, ऐसे बोल देगा 30%, तो क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट अगर 30%, 20%, 50% जो भी कुछ बोलेगा, तो सेल का 30%, 20%, 50% ले लेना है। दो तरीका से वेरिएबल कॉस्ट दे सकता है, या तो डायरेक्ट क्या बोलेगा, पर यूनिट देगा, क्या दे देगा, पर यूनिट में यूनिट्स मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, और नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज के फॉर्म में देता है, 30%, 40%, 60%। तो व्हाट इट मीन, सेल्स के ऊपर 30%, 50%, 40% जो भी दिया रहा है निकाल लेना है। क्लियर है क्या? तो हम आपको समझाने के लिए मान के चल रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है आपका 6 रुपया, कितना रुपया, 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना, तो 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। अभी बताओ 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ कितना यूनिट बिक रहा है 10, और यहाँ भी 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, कितना यूनिट बिक रहा है 15, तो बताओ यहाँ कितना आ जाएगा 60, यहाँ कितना आ जाएगा 60, और यहाँ कितना आ जाएगा 90। तो हमारा सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, कितना बचेगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, और क्या बचेगा, ये बिल्कुल कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन टोटल आएगा ना, पर यूनिट कहाँ से आएगा, पर यूनिट थोड़ी लिखा हुआ है, ये टोटल लिखा हुआ है, ये कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आएगा 60, श्योर, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, डन। अब हम क्या माइनस करेंगे इसमें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए था, वो भी कांस्टेंट, यानी ये भी मिट कर गया, ये भी मिट कर गया, उसको भी क्या करना, कांस्टेंट करना है। सपोज मान लीजिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30 रुपीज है, कितना है, तो दोनों में कितना रखना पड़ेगा
30, तो हमारा 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 यहाँ पर कितना प्रॉफिट आया? 10 रुपया। और यहाँ कितना प्रॉफिट आया? 30 रुपया। तो दिस इज योर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? हम अभी कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, हम अभी क्या बोलना चाह रहे हो तो थोड़ी बात समझ में आएगा। आप मेरे को अब बस क्या बताइएगा? चेंज बताइएगा। चेंज माने डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा। डेल्टा पढ़े हैं ना कभी? डेल्टा मीन्स इट्स अ चेंज। अब चेंज निकालिए, बताइए तो कितना का चेंज आया? 100 पहले था, अब 150 हो गया। कितना का चेंज आया? जल्दी जल्दी। चेंज कैसे निकलता है? y2 में से y1 माइनस कर रहे हैं। y2 में से किसको माइनस कर रहे हैं? y1 को माइनस कर रहे हैं। जरा बताइए कैसे कैसे, कितना आएगा? 50 आएगा। यहाँ बता दीजिए 30। यहाँ पर बोलो 20। यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर 20। क्लियर है क्या? मेरे को मेरे को आप इतना बता पाएंगे? y1 पे हमको पीवीआर कैलकुलेट करके बताइए तो। y1 पे पीवीआर कितना होगा? कैलकुलेटर है ना आपके पास? आपके पास कैलकुलेटर नहीं है? नहीं नहीं, कैलकुलेटर लगेगा। मोबाइल से नहीं, सब चीज़ मोबाइल अलाउड नहीं है। 0.4। 0.4 आपका क्या है? पीवीआर है। कैसे निकलेगा 0.4? 40 को 100 से डिवाइड मार दिए। अच्छा y2 पे, अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, हम भूल जाते हैं इसलिए हम नोट कर ले रहे हैं। 0.4 आप बोल रहे हैं पीवीआर है, यही तो। चलो y2 पे पीवीआर बता दो। y2 पे पीवीआर बता दो। y2 पे पीवीआर सेम है। हम बोल रहे हैं कि पीवीआर जो आप 40 बताए हैं उसमें आप क्या यूज कर रहे थे? सर हम लोग जानते हैं क्या यूज किए, कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड मार दे रहे थे। हम बोल रहे हैं ना हमारे पास एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बोलो? चेंज इन प्रॉफिट बाई, तो भी पीवीआर आ जाएगा। विश्वास नहीं होता तो देखो 2 ईयर का तुम्हारे पास डेटा था। अब तुम देखो चेंज से डिवाइड मार के देखो तो चेंज वाला क्या फॉर्मूला था। एक मिनट रुको रुको, चेंज वाला क्या फॉर्मूला भी लिखवाए? चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन, तो बताओ प्रॉफिट में कितना का चेंज आया है? रुको, प्रॉफिट में कितना का चेंज आया हुआ है? प्रॉफिट में कितना का चेंज आया हुआ है? 20। प्रॉफिट में कितना चेंज आया हुआ है? 20। और दूसरा नीचे में बेस में क्या था? सेल्स। सेल्स में कितना का चेंज आया हुआ है? 50। 20/50 करो तो ये मैजिक कैसे हो गया? सेम कैसे आ गया? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कर रहे हैं तो भी सेम ही आ रहा है। प्रॉफिट बाय सेल्स भी चेंज इन प्रॉफिट बाय सेल्स करते रहे तो भी सेम ही आ रहा है। जादू कैसे हो गया? इट्स नॉट अ मैजिक। ये 3 एजम्पशंस की वजह से खेल हुआ। अब यार डीपली समझना नहीं है, पर कहीं ना कहीं दिमाग लगाओगे तो इसमें ये कांस्टेंट था। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट था, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट कांस्टेंट था, टीएफसी कांस्टेंट था, जिसकी वजह से क्या हो गया? आंसर सेम आ गया। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है, ऐसा विश्वास हो गया तो। अच्छा सर ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं, चेक करके देख लो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करके देखो एक बार। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में कितना का चेंज आया हुआ है? 20। 20/50 तो भी कितना आएगा? यानी ये भी फॉर्मूला काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको ज्ञान भर दिया गया। एग्जाम में या क्वेश्चन जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, पीवीआर कैसे निकाला जा सकता है, ये आइडियाज आपको होना चाहिए। कुछ भी दे देगा, आपको पीवीआर निकालना होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इतना सीधा साधा मासूम जैसा क्वेश्चन नहीं आता है पीवीआर निकालो। पीवीआर के रूप में कुछ और भी मांग सकता है। इतना इतना मत सोचिए ऐसे बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पीवीआर आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। इतना मासूम जैसा क्वेश्चन नहीं आता है। आपको विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो भी रखा हुआ है ना। तो मासूम मासूम जैसा क्वेश्चन है वो। समझ में आ रहा है ना? पहला क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब देखिए, पहला क्वेश्चन नहीं देखना है। पहला क्वेश्चन खाली देख रहा है, पहला क्वेश्चन तो करवा दिए हैं हम, वो होमवर्क दे देंगे हम। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। मेरे को बता दीजिए खाली इतना एक चीज कि यहाँ भी पीवीआर कितना था? यहाँ भी 40% है ना, यहाँ भी 40%। और किस्मत से देखो पीवीआर यहाँ भी कितना आ गया था? 40%। चलो कहाँ से नोट करोगे? एग्जाम्पल से। नोट करिए जल्दी से।
डन। इतना स्लो लिखने से तो हो गया। क्या जानने को मिला कि सर पीवीआर कैसे निकलता है? चेंज इन सेल्स समझ में आ रहा है ना? पीवीआर निकल जाता है इससे। चलो भाई। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन का बहुत सारा फार्मूला था ना। पीवीआर वाला कोई फार्मूला था क्या? सेल्स इनटू पीवीआर तो क्या निकल जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। आपको हिंट दे दे रहा, अभी एग्जांपल देने वाले हैं। हंस जाओगे तो ये वाला याद रखना। सर क्या, फिर से रिपीट करिए? नहीं, आप खुद से करो। हंसोगे तो आप बताएंगे। रेडी? चलो आओ एग्जांपल। वैसे एग्जांपल नंबर कितना आएगा ये? तो गुड। आपको दो देखिए कैसे देते हैं, ईयर 1, ईयर 2। ठीक है ना? सेल्स दिया हुआ है। सेल्स है 1,50,000, 250। अच्छा, डेटा जो है इन लैक्स में है, ऐसा मान के चलिए, इन लैक्स। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट ये वाला 20 है, 20 माइनस में है, ठीक है ना? और ये 40। क्लियर? आपसे हम क्या मांग रहे हैं पहला चीज में? पहला आप मेरे को बताइएगा, सबसे पहला चीज बताइए मेरे को, पीवीआर बता दीजिए। क्या पीवीआर बता पाएंगे? हाँ, पीवीआर बताना है। सर पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? रुको बताओ, पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? पीवीआर का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स भी है ना, बचपन का फॉर्मूला। तो मैंने पहले जो सीखे थे। बट कहीं ना कहीं ये यहाँ काम करेगा। कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, है ना? तो फिर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन। आप समझ में आया कैसे लिंकिंग करना है फॉर्मूला को? चलो, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा तुमको? पहले, ये भगवान, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? चेंज। चेंज निकालिए बगल में वहीं पर। चेंज, y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं। सेल्स में कितना का चेंज आया? 100 का चेंज आया। आप बताइएगा प्रॉफिट में कितना का चेंज आया है? 20। मिलेगा लड्डू। क्या मिलेगा? हाँ। कितना का चेंज आया? कितना का चेंज आया? 20। अरे भाई ये -20 है, तो कैसे निकलेगा? y2 में से y1 माइनस करते हैं ना, तो 40 में से 20 माइनस कर देंगे ना सर। अरे भाई 20 माइनस में है तो माइनस के, 20 के पास अपना भी माइनस का साइन है। 20 के पास, तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +20 = 60। कैलकुलेटर को ये बोल देते, कैलकुलेटर खुद ही से कर देता ये काम। कैलकुलेटर को क्या बोलना था कि भाई 40 में से माइनस करो। क्या माइनस करो? 20 - 60 आ जाता। समझ गए सर, समझ गए, इतना भी बेवकूफ मत समझिए हम लोग को। अच्छा ठीक है चलो। अरे समझ गए तो? नहीं आया तो बोलो, कोई बात नहीं, दो तो बात बोलेंगे पर समझा देंगे। वो तो सुनना पड़ेगा ना, ये सब पाप बचपन का है ऑब्वियसली। बैठ के मैथ सिखाएं। 60। तो चलो आप पीवीआर निकालो, ये हमारा पढ़ाई है पीवीआर निकालना। कितना आया? तो किसको किससे डिवाइड करेंगे? फॉर्मूला लिख लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट हमारा 60, और चेंज इन सेल्स कितना? 100। 60% आ गया ना, 0.60 मैंने 60%। 0.60 मैंने 60%, बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहा? पीवीआर निकल गया। क्या आप मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट बता सकते हैं? हम्म।
क्या मेरे को आप फिक्स कॉस्ट बता सकते हैं? करिए करिए, दिमाग लगाइए। फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मत ढूंढो, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। फिक्स्ड कॉस्ट का राह को लिख दो। राह मतलब समझ में आ रहा है? गलत है। टोटल कंट्रीब्यूशन सुनो, देखो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हो? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो, तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो दिस इज द राह, इसी राह का बात कर रहे हैं हम। क्या आप इतना लिख दो ना। नहीं समझ में आया? आपसे हम क्या मांग रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट का स्पेसिफिक फॉर्मूला मत लगाने लग जाओ। तो आपको क्या करना है कि ये सिस्टम को लिखना है। कैसे क्या होता है? सर टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट का माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं, उसका रोल को लिख लो। फिर देखो ना, टोटल कंट्रीब्यूशन तीन चीज पता है ना, तो तीन में से दो चीज तुमको पता चल जा रहा है क्या? तो फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन मालूम चल जा रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन का बहुत सारा फॉर्मूला था, कुछ देर पहले बात किए थे। सेल्स इनटू, सेल्स इनटू पीवीआर, था ना? चौथा नंबर फॉर्मूला। तो सेल्स इनटू पीवीआर कर दोगे तो भी तो आ जाएगा। क्या सेल्स पता है तुमको? हाँ सर, सेल्स पता है, Y1 का भी और Y2 का भी। पीवीआर पीवीआर दोनों में ही 60% होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो 150% पी के ऊपर, 150 के ऊपर आप पीवीआर लगाइए, 60% कितना आता है? और यहाँ पर आप लगाइए कितना, 250 के ऊपर आप क्या लगाइए, पीवीआर लगाइए 60%, देखो कितना आता है। देखो जल्दी जल्दी कितना आ रहा है। एक में 90 आ रहा है, दूसरा में कितना आ रहा है? 150। इसका प्रॉफिट कितना था? माइनस, प्रॉफिट नहीं था, माइनस में था, है ना, लॉस था। और इसका कितना प्रॉफिट था? 40 था। जरा देखो तो बैलेंसिंग फिगर, देखो तो इसमें से 150 में से कितना माइनस करोगे कि 40 आएगा? 110। 90 में कितना माइनस करोगे तो 20 आएगा? -20 है। अरे भाई इसको इसको प्लस कर दो ना। 40 और डेढ़, 40 और 40 में से 150 को माइनस कर दो ना। तो 20 में 90 को माइनस कर दो ना, कितना आ जाएगा? 110। अभी तो नेगेटिव आएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो समझ में आ रहा है क्या करना होगा? 150 में 40 को क्या कर देना होगा? माइनस कर देना होगा। 90 में 20 को माइनस करना होगा, तो 90 था, 20 माइनस करना है, और 20 के पास तो अपना खुद माइनस था। कुल मिलाकर 110। देखो एक दोनों में 110 आ गया कि नहीं आ गया? और फिक्स्ड कॉस्ट आपका 110 आ चुका है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पूछे तो कितना है, तो 110 है। कुछ समझ में आया? ये वाला जो एग्जाम्पल लिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आता है। चेंज वाला को लेकर क्या पूछ सकता है? दूसरा एक चीज पूछ सकता है पीबीआर, दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह से निकलता है। बोलो डन यहां तक? आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन पूछे आपसे इसी में, चलिए दूसरा क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। डन यहां तक? देखते हैं रिवाइज करके कौन कौन आया है। दूसरा माने तीसरा क्वेश्चन। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹75 लाख। आपको 75,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना का सेल्स करना होगा? कुछ याद आ रहा है? ले करिए। कैसे करेंगे?
हम्म। हाँ ये डेटा सेलिंग है, ऑब्वियसली बात है, सेलिंग की यही है। 75 लाख का सेल्स कमाने के लिए कितना आपको सेल 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप बताइए? सेल्स का क्या फॉर्मूला है? मास्टर फॉर्मूला। रिवाइज एकदम नहीं किए हैं, ये बैड हैबिट है। नेक्स्ट क्लास से करके आएंगे कि नहीं आएंगे? कितना आंसर आया? गलत डिवाइड किया। ऐसे चेक करिए। फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन तो करवाए थे इसी तरह का, कल ही सेम क्वेश्चन करवाए थे कि इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल्स करना पड़ेगा। क्या बोलना चाह रहा है? अगर इतना प्रॉफिट कमाना है तो सेल्स कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? मास्टर फॉर्मूला टी एफ सी प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर कर दो, है ना? क्योंकि तुम्हारे पास पीवीआर अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल नहीं है। तो टीएफसी कितना अभी निकाले ना, 110। प्रॉफिट कितना? 75। पीवीआर कितना? तो ये भी ऊपर देखो, तो ये भी तो सब लाख ही में है, ये भी तो लाख ही में है। 1.5 लाख, 250 लाख, 20 लाख माइनस, सब लाख में ही है डेटा। तो ये 75 ही लिख दो, ठीक है। तो पीवीआर कितना था जरा बताओ? 60 पैसा नहीं, 60%, 0.60, ठीक है ना? तो डिवाइड मार दो। जी बिल्कुल, 308 पॉइंट एग्जैक्ट आ जा रहा है क्या? हाँ तो फिर बाकी कौन बोलेगा? हाँ? ये तुम पता है क्या किया है? 33,000 गायब कर दिया है। बन गया तुम अकाउंटेंट। भाई अकाउंट्स में थोड़ा सा मिस भी हो जाता है, पर भूल से भी कॉस्ट में तो मिस मत कर देना। 33,000 उड़ा दिया तुम लोग हैं। 3,08,000, 308 लाख 33,000, 33,000 को क्या कर दिया गायब? क्लियर हुआ? अभी भी आप लोग का मिस्टेक हो रहा है इसमें ना। हाँ तो जीरो क्यों खा जा रहे हैं? हम्म? अभी तक नींद उतरा नहीं है। आइए ये वाला उम्मीद करते हैं सही जवाब दे। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पिछला क्लास में किए थे ना इस तरह का। हाँ, आओ ये क्वेश्चन करो तो। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ, तो देखते ही दोनों को याद आएगा, 25% ऑफ सेल। कुछ याद आ रहा है? 25% ऑफ, यानी कुछ समथिंग परसेंटेज वाला क्वेश्चन। चलो करो जल्दी से। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप बताइए? कौन सा फॉर्मूला? मास्टर फॉर्मूला, गुड। एक्स लेके करना होगा इसमें। सेल्स इक्वल टू आपका टीएफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, सीपीयू से डिवाइड मारे कि पीवीआर से डिवाइड मारे? तो यहाँ एक्स, टीएफसी 110, 314, पूरा बताइए पूरा बताइए पूरा बताइए। 285 लाख। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 25% है ना, तो 25.25x ना, 0.25x डिवाइड कर दोगे 0.60 से, तो 0.60x इधर में आ जाएगा 110 प्लस 25x। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.60x माइनस 0.25x इक्वल टू 110। एक्स को यहीं रहने दो, 110 में डिवाइड किससे कर देना होगा?
0.35 से कितना आ जा रहा है? 35 तो नहीं आएगा, 25 होना चाहिए। 35, 35 ही है। कितना आ जा रहा है? अरे आंसर, टोटल टोटल आंसर 314.285 लैक्स। इतना का सेल्स करोगे, कुछ इसका मतलब समझे कि अगर, मैंने इसका मतलब समझो, अगर 308 लाख बेचोगे ना, 308 लाख का सेल करोगे, देन यू विल गेट 75 लाख का प्रॉफिट। तो कितना अच्छा, एक देखो मार्जिनल कॉस्टिंग आपको बता दिया कि अगर आपको 75 लाख का ऐसे टारगेट ले लिए हो, आप शार्क टैंक वगैरह देखते नहीं है ना, अगर देखते तो वहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आप बताओ कि नेक्स्ट ईयर कितना का सेल करोगे, कितना का प्रॉफिट कमाओगे, तो लोग बताता है नेक्स्ट ईयर इतना का प्रॉफिट कमाएंगे। इतना का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा? तो वो लोग जो दिमाग लगाता है ना, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही दिमाग लगाता है कि 75 लाख का सेल्स करने के लिए मेरे को कितना का सेल्स, 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना का सेल्स करना पड़ेगा? 308 लाख का, 308 लाख का मोटा मोटी आपको सेल्स मारना पड़ेगा। अगर आपका नियम है कि जितना भी सेल हो उसका 25% मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो अगर आपको 25% ऑफ सेल का प्रॉफिट कमाना है तो कितना आपको प्रॉफिट, कितना सेल्स करना पड़ेगा? 314 का सेल्स करोगे तो 25% ऑफ सेल्स आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आएगा। चलिए, तो ये हमारा एरिया खत्म होता है। अगर आप देखेंगे पॉइंट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, किसमें बताओ? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन खत्म कर डाले और पीवी रेशियो का पढ़ाई खत्म कर डाले। आज का पीवी रेशियो का पढ़ाई और कल का पीवी रेशियो का पढ़ाई में अंतर इतना ही था। कल का पीवी रेशियो का पढ़ाई में कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स बात हुआ था। आज का पीवी रेशियो का पढ़ाई में एक और फार्मूला दे दिए कि चाहे चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल से भी पीवीआर, चेंज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल से भी पीवीआर निकलता है। उसका सम्स भी हम लोग देख लिए। क्लियर है? तो ये दो चीज का पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो गया, कंट्रीब्यूशन और पीवीआर। अभी हम लोग किसकी तरफ चलते हैं? बीईपी एंड कैश बीईपी के ऊपर बात होगा। क्लियर है? चलिए आइए बीईपी। क्या चीज? 2 नंबर में? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर कितना आया था? 110। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3। क्या है पॉइंट नंबर 3 हमारा? बीईपी एंड कैश बीईपी। ठीक है ना? बीईपी का मतलब क्या होता है, कैसे पता? इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है? अरे हम वो दो क्या होता है ब्रेक इवन, बताइए। हम वो नहीं बोल रहे, हम लोग कौन सा सिलेबस में ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक किया, वही तो हम बोल रहे हैं। मैं इकोनॉमिक्स में, कौन सा इकोनॉमिक्स में? फर्स्ट सेमेस्टर वाला? पूरा आपका पुराना सिलेबस में था ब्रेक इवन पॉइंट? नया वाला में तो है, पुराना वाला में तो ध्यान नहीं मेरे को। हाँ, नया वाला में डाल दिया है, नया वाला में तो है, वही हम बोल रहे तुम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट वो। चलो कोई बात नहीं, तो बताओ फिर क्या होता है। पढ़ लिया था, तो बोलो अब। सुनो ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है समझ लो। पहले तो समझना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट, पहले ये बात समझना होगा कि पहला हम बता रहे हैं कि ब्रेक इवन, पहले सुनना फिर लिखना। ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, ठीक है ना? ब्रेक इवन पॉइंट में भी, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन यूनिट्स पे भी हो सकता है और वैल्यू पे भी हो सकता है। ब्रेक इवन, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट को आप ब्रेक इवन सेल्स भी बोल सकते हो।
ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल्स भी बोल सकते हो, ब्रेक इवन सेल्स मतलब, रुको 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 तुम उधर, चलो दिमाग का बत्ती जलाओ। यहाँ रूल लिखना है, रुको लिखना तुमको नहीं है, रूल लिखना है। क्या रूल लिखना है? रूल ये है हमारा थर्ड रूल, रूल नंबर थर्ड ना, जो तो दिए हुए थे, तीसरा रूल दे दे रहे हैं, पॉइंट इज इक्वल टू सेल। ऑफकोर्स पॉइंट को ही क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। अब खुश तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन सेल्स। अब सेल्स यूनिट में भी हो सकता है और रुपीज में भी हो सकता है, अभी तो पढ़ते पढ़ते आ रहे हो ना, यूनिट में भी हो सकता है। तो फिर यूनिट वाला ब्रेक इवन पॉइंट होगा कि रुपीज वाला ब्रेक इवन पॉइंट होगा? दोनों। समझ आ रहा है ना? सेल्स कुछ भी हो सकता है, मे बी यूनिट में भी हो सकता है, और मतलब आपका रुपीज के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समझ में आ रहा है? पहला बात तो ये दिमाग में डाल लिए कि सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन सेल्स, यानी यहाँ पर सेल्स का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? सेल्स का। पिछले बार भी आप सेल्स का ही बात कर रहे थे, पिछला 2-3 क्वेश्चन जो किए हुए हैं वो भी सेल्स का ही बात हो रहा है, ये भी एक तरह का क्या है? सेल्स ही है। हाँ वो लाइन वाइन जमाना गया, वो लाइन बाद में पढ़िएगा, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो समझिए मेरा तरीका से। तो जो ब्रेक इवन सेल्स है वो भी एक क्या है? सेल्स ही है। अरे वो भी एक क्या है? सेल्स ही है। सेल्स किस फॉर्म में हो सकता है? यूनिट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और रुपीज के, मतलब 20 लाख सेल्स, ठीक है ना, 20 लाख यूनिट्स, 10 लाख का सेल्स, किसी फॉर्म में हो सकता है, यूनिट्स के फॉर्म में हो सकता है, रुपीज के फॉर्म में हो सकता है। हाँ तो समझ गए, आगे बताइए। आगे यही है, समझना ये है, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स वो पॉइंट होता है, डेफिनेशन, वो पॉइंट होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। उस पॉइंट पर ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। हल्का सा आपको समझा रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि आप मान लीजिए एक ग्राफ बना रहे हैं, इसको हम लोग, देखो हमारे सिलेबस में पॉइंट पॉइंट पे जाओ, पॉइंट टू बी कवर्ड में जाओ, पॉइंट टू बी कवर्ड में जाओ, पॉइंट टू बी कवर्ड में जाओ, देखो पीई चार्ट लिखा होगा, है ना? तो वहां हम इसको बनवाएंगे, यहाँ नहीं बनवाना है, पढ़ना है। अभी खाली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? बीई चार्ट में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? बीए चार्ट में। वहां पे थ्योरी, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझा रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बहुत सारा थ्योरी आता है, बीए चार्ट बनाओ, क्लियर है? हम लोग वहां इसको कवर अप कर लेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं बस समझाने के लिए। तो जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये पॉइंट है, ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है ना, ये क्या है आपका? रेवेन्यू, और ये आपका कॉस्ट है। तो वो पॉइंट जहां पर प्रॉफिट और रेवेन्यू, सॉरी सॉरी, कॉस्ट और रेवेन्यू मैच कर गया, कॉस्ट और रेवेन्यू मैच कर गया मैंने, सिंपल भाषा में आपका बात करें तो, सिंपल भाषा में बात करें तो आपका बिजनेस में क्या हो रहा था कि आपका कॉस्ट और आपका रेवेन्यू बरोबर हो गया। अरे बराबर हो गया माने, देखो होता क्या है, सेल्स धीरे 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 बढ़ता है, कॉस्ट धीरे 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 घटता है। बिजनेस में यही होता है नियम, ठीक है ना? सेल्स धीरे धीरे बढ़ता है, कॉस्ट, समझ रहा है ना? तो जब बिजनेस नया नया लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको जीवन में लॉस ही मिलता है, प्रॉफिट तो नहीं मिलता है। क्या मिलता है? लॉस मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है। हाँ स्टार्टिंग में क्या मिलता है? क्यों लॉस मिलता है बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम, कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू धीरे धीरे और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, कॉस्ट कम होते जा रहा है, रेवेन्यू, तो फिर एक पॉइंट आएगा, पहले कौन ज्यादा? कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू सेम हो जाएगा। उसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू क्या हो जाता है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं अपना बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट लेकर आए। जोमेटो लॉस में था, शेयर मार्केट जानते हो? कोई नहीं जानता। अब जाके 11-12 से सीखो, सब लोग को खून में डाल दिए हैं शेयर मार्केट में, सब लोग इन्वेस्ट करता है, तुम लोग एकदम हाथी जैसा हो के शेयर मार्केट जानते तक नहीं हो, है? कोई नहीं जानता, शेयर नहीं खरीदते हो। कॉमर्स के नाम पे तुम लोग धब्बा है, धब्बा है। शेयर मार्केट से इंगेज रहा करो, इन्वेस्ट करो थोड़ा सा, अभी नहीं करें बाद में तो भयानक पछताओगे।
नहीं समझ में आया? कितने लोगों का पैसा पिछले 1 साल में ना 1.5 साल में डबल हो गया है। ये कौन सा स्कीम है? स्कीम नहीं है, शेयर मार्केट है ये। हमारा है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डबल होता है, हम ये कभी नहीं बोल रहे, अभी ये लालच में आके मत लगा देना, हम बता दे रहे हैं। नहीं, स्कैम वो अलग चीज था, मतलब हम ये लालच नहीं दे रहे हैं, बट हम ये एक चीज बताना चाह रहे हैं कि हाँ, आपका जो पैसा का जो सेविंग है उसको डाइवर्ट करिए कहाँ पर? शेयर मार्केट में। अर्निंग अच्छा खासा मिल जाएगा, जितना आप बैंक से उम्मीद कर रहे हो उससे, और सेविंग्स भी हो जाएगा। और अभी बहुत बूस्ट कर रहा है, हो सकता है 5 6 7 साल में डबल भी हो जाए। 5 साल में? हाँ, बैंक में डालो, 15 साल में होगा। चलिए अब मुद्दा पे आते हैं। जोमेटो का हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि जोमेटो एक कंपनी है, वो लॉस मेकिंग कंपनी था। क्या था? उसको बुलाकर इंटरव्यू लिया गया, उसको बोला गया आप तो लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट में कब जाएंगे? तो प्रॉफिट के बारे में बात नहीं किया, बोला कि हम लोग कुछ दिन में ब्रेक इवन अचीव कर देंगे। क्या अचीव कर देंगे? ब्रेक इवन, यानी कि लॉस को, लॉस से और आगे बढ़ोगे, लॉस को फेस करते हुए आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ब्रेक इवन। मने ब्रेक इवन वो खुशी वाला पॉइंट है। 30 मार्क्स तुम्हारे लोग के लिए, तुम लोग के लिए 30 कितना? 30 ही है ना? अच्छा अच्छा, 80 वाला है ना? 80 में 24, 24 क्या है? तुम्हारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट वही है। भाई 24 आ गया, भाई 24 आ गया, समझ आ रहा है? ना पास ना फेल, वो तो पास करवाया है कोई तो टांट ढूंढ के तुमको। तो बस वही ब्रेक इवन है, इस पर लॉस, उस पर प्रॉफिट। तो वही चीज है, तो वहां पर सबसे पहले ब्रेक इवन आता है, इसमें जितना कॉस्ट लगा है उतना मेरा रेवेन्यू आ गया, यानी कि अब हमको उम्मीद लग रहा है कि अब आगे चल के क्या आने वाला है? प्रॉफिट आने वाला है, और आगे चल के क्या मिलेगा मेरे को? प्रॉफिट मिलेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होता है। हर एक बिजनेसमैन पहले से कोशिश करता है कि पहले मेरे को क्या मिल जाए? ब्रेक इवन तो मिल जाए जल्दी से। समझ आ रहा है ना? तो हम लोग पढ़ाई में क्या सीख रहे हैं? पढ़ाई में हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो भी बिजनेसमैन वाला लोग है आपके पास आया, बोला कि सर सर हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक इवन निकाल के बता दीजिए ना कि कितना का सेल करे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। और आप लोग कौन? कॉस्टिंग वाले लोग, बुद्धिमानी वाले लोग, कॉस्ट हिसाब किताब का आप लोग बहुत तेज दिमाग वाले लोग। तो कोई भी आएगा आपसे पैसा चार्ज करे, पैसा आपको देगा और बोलेगा कि क्या निकाल कर दे दीजिए। तो आपको वही तो पढ़ाई सीख रहे हैं कि आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल कर उसका बता दो कि भाई ले तुम ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा ये है, इतना सेल कर दो तो तुम्हारा ना प्रॉफिट होगा, ना प्रॉफिट होगा, ना लॉस होगा। समझ रहा है? तुम्हारा इस पॉइंट पर कोई भी प्रॉफिट नहीं है, इस पॉइंट पर कोई भी लॉस नहीं है। इससे ज्यादा बेच दिए तो प्रॉफिट, इससे कम बेचे तो लॉस। समझ आ रहा है ना? इससे ज्यादा बेच दिए तो, जितना ज्यादा बेचोगे प्रॉफिट, कम उससे नीचे बेच दिया तो लॉस जाओ। पॉइंट समझ में आया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है थ्योरेटिकली पॉइंट से? चलो भाई, थ्योरेटिकली पॉइंट से समझ गए। सर चार्ट वो आप बनवाए नहीं? नहीं, चार्ट वो वाला ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट का हिस्सा है, तो वहां बनवाएंगे हम, ठीक है ना? चलो, अभी थ्योरेटिकली पॉइंट और प्रैक्टिकल पॉइंट से कनेक्शन था, तो लिख लीजिए, स्टार्ट करिए। रूल जरूर लिख दीजिएगा। अरे रूल में हम क्या लिखे हैं? ओ इधर, रूल जरूर लिख दीजिएगा। पॉइंट इक्वल टू, हाँ रूल में क्या लिखे हैं? पॉइंट इक्वल टू सेल। सर ये क्या लिखे हैं आप? हम ये बताना चाह रहे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट ही हमारा ब्रेक इवन सेल्स है, और सेल्स में भी रुपीज में भी हो सकता है और यूनिट में भी हो सकता है, ठीक है ना? फिर लिख देंगे इसका ब्रेक इवन पॉइंट, लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज द लेवल ऑफ सेल्स, इट इज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर, वेयर पॉइंट नंबर कैसे बोल सकते हो? वेयर नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, गुड, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना? दूसरा आप बोल सकते हो टी आर इक्वल टू टी सी, टी आर इक्वल टू टी सी, मतलब ये थ्योरी है, क्या लिखोगे?
ऐसे लिखोगे ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स, इट इज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर नो प्रॉफिट इक्वल टू नो प्रॉफिट और नो लॉस, और टीआर इक्वल टू, टीआर माने टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जब कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, वही बात है ना, प्रॉफिट लॉस कब नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, यानी कि रेवेन्यू किसके बराबर आ गया, जितना तुम्हारा रेवेन्यू है उतना तुम्हारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया सर, डन। ठीक है ना, एक और पॉइंट, ये तो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट था, ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये वाला आम जनता के लिए, कोई बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो आम जनता हो तो, हाँ समझ आया, ओ भाई ओ समझ गए समझ गए, इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट है तो टी आर इक्वल टू कॉस्ट का स्टूडेंट है तो, तुम तो कॉस्ट के स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कॉस्ट के स्टूडेंट के लिए देखो, कॉस्ट के स्टूडेंट के लिए क्या है, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टीएफसी, समझ में आ रहा है, टीएफसी यही है, ये कॉस्ट के लिए है। टोटल कंट्रीब्यूशन मास्टर फार्मूला बताओ तो, टोटल कंट्रीब्यूशन का एक फार्मूला था ना, पीवी वाला नहीं, एक और फार्मूला जो आप आपका फेमस फार्मूला बताइए तो, हाँ सबसे फेमस वही फार्मूला है, प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना, हाँ समझिएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन का आपका फॉर्मूला क्या था, टीएफसी प्लस प्रॉफिट, समझ आ रहा है, हम लोग वो सेल्स का बात कर रहे हैं, वो लेवल ऑफ सेल्स का बात कर रहे हैं जहां पर प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, बीईपी पॉइंट पर कभी भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कभी नहीं भी नहीं मिलेगा, शंकर भगवान भी उतर के बोल रहे हैं ना बीएपी में प्रॉफिट होता है, बोला नहीं भाई आप गलत पढ़ रहे हैं, पहले आपके क्लासेस ले लीजिए इसके बाद, समझ में आ रहा है, अरे ब्रेक इवन पॉइंट पर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा ना बस टीएफसी के बराबर ही होगा, प्रॉफिट यहाँ पर मिसिंग रहता है, प्रॉफिट यहाँ गायब रहता है, सिर्फ टीएफसी ही होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर तुम टीएफसी कॉस्ट खाली निकाल सकते हो, मतलब तुम्हारा उतना ही, सुनो ना बता बात सुनो, टीएफसी माने बस उतना ही पेमेंट करने का ही पैसा रहेगा, उसको पेमेंट करने से आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, उसके बाद उसको पेमेंट करने के बाद आपके हाथ में प्रॉफिट के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, समझा रहा है, सेलिंग प्राइस था, सेल करके पैसा आया, उसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर चुके हो, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में क्या पे कर दिए, फिक्स कॉस्ट पे कर दिए, अब हाथ में क्या बचा है, ठेंगा जीरो, कहां पर, बीईपी पर, बीईपी पर फॉर्मूला टोटल कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, इक्वल टू ओनली टीएफसी, प्रॉफिट के बदले में क्या लिखोगे, जी बिल्कुल, प्रॉफिट के बदले में क्या लिखोगे, जीरो, प्रॉफिट जीरो होता है यहाँ पर, प्रॉफिट क्या होता है, तो जो आपका फॉर्मूला था ना टीएफसी प्लस प्रॉफिट, बीईपी पे वो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, टीएफसी प्लस जीरो, प्रॉफिट वहां नहीं रहेगा, यू कैन से ओनली टीएफसी बाई सम, टीएफसी 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 टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टीएफसी, पकड़ में आया बात को, क्या बोलना चाह रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला था, ये कॉस्ट के लिए जरूरी है, कॉस्ट पे, तो कभी ब्रेक इवन सेल्स मांग दे तो क्या करना है, समझ में आ गया, सेल्स मांग दे तो सेल्स इक्वल टू मास्टर फॉर्मूला, सेल्स इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय अकॉर्डिंगली पीवीआर कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन सेल्स मांग दे तो, ब्रेक इवन सेल्स मांग दे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कुछ भी नहीं डिवाइड बाय अकॉर्डिंगली, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बस अंतर क्या है कि वहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट भी आता है, यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट नहीं आता है, यहाँ डीएफसी आता है, बोलो समझ गए तो, चलिए इसको लिख लीजिए, डन। चलिए थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि समझ में आ गया है आपको, फिर भी टोटल कंट्रीब्यूशन, हल्का सा खाली घर में वट कर देगा ना, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर, ऐसा नहीं है कि
कुछ नया चीज सिखा रहे हैं और उसका एक दो सम्स कराकर आपको स्किप कर दिया जा रहा है। देखो बार बार हम क्या करते रहे, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ये चैप्टर ना कि एक एक चीज को बार बार रिपीटेड वे में पकड़ लिया जाता है, रिपीटेड वे में। बस वो 3-4 क्लास तक ही चलेगा, 3-4 क्लास के बाद मतलब आगे का 1-2 क्लास के बाद वो बंद हो जाएगा, हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस फास्ट हो जाएगा। बस में आ रहा है तो 4 क्लास तक 5 क्लास तक आपको हम बार बार रिवाइव कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं हो पाएगा। चैप्टर बहुत दूर तक जाने वाला है। हम तो बोले ना चैप्टर लगभग 13 से 14 क्लास लेता है, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग भी, इंक्लूडिंग 14-15। और बिलीव करिए मार्जिनल कॉस्टिंग का जो पार्ट 2 आएगा ना, बहुत बहुत टफ है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप जिस लेवल पर आप पढ़ाई करते हो उस पॉइंट से बात कर रहे हैं। हाँ मेरे साथ रिवीजन करिएगा, रिड्यू कर लीजिएगा, बातों बातों में चैप्टर कहाँ निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। पर थोड़ा सा क्या करना है, नहीं किए तो फिर ऐसे ही सुना सुना सा लगेगा, सुना सुना सा। जहां टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताइए, बच्चा वाला फॉर्मूला। आपका नहीं, आपका नहीं। अरे चार्ट का फॉर्मूला था ना। और बताओ। अरे बोलो बोलो। हाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फेयर कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा हाँ हाँ, फिर ठीक से नहीं बोल रहे हो। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड। अब दिमाग में बोलना पड़ेगा, एग्जाम में लिख के आओगे टोटल कंट्रीब्यूशन बस वही कंफ्यूज। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, तो ध्यान से सुनना है। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन आपको पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या, बहुत ध्यान से सीखोगे फिर लिख लेना। लिख लियो ना यहाँ तक, हाँ, सीखो सीखो, सिखा रहे हैं हम। ये क्या हम लोग बोल सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टीएफसी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन को हम किससे रिप्लेस कर दिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है। डन, हम इसको स्किप करते ऐसे कर दे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, इसको सीपीयू लिख दे शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में सीपीयू लिख दे, सीपीयू, और ये आपका यूनिट। डन। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये जो यूनिट था, ये क्या बोलते हैं आपका सीपीयू, सीपीयू इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए यूनिट सेल्स, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये टीएफसी में सीपीयू आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया देखो फॉर्मूला, ले देखे घूम के वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, क्या गायब है, यूनिट निकालने के लिए क्या डिवाइड करने बोले थे आपको, समझ में आ रहा है। यूनिट सोल्ड दिख रहा है ना, यूनिट सोल्ड, यानी कि सेल निकालने के लिए यूनिट्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, टीएफसी में कुछ भी ऐड नहीं करना है, सीपीयू से डिवाइड कर देना। बट यही नॉर्मल सेल्स का फॉर्मूला देखोगे जो कुछ देर पहले कर रहे थे, उसमें प्रॉफिट था, ठीक है ना, बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये एक लिंकिंग समझ में आया, किस तरह से फॉर्मूला को लिंक कर दिए। मतलब आपका जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, इसी पे टोटल कंट्रीब्यूशन के बदले पे हम क्या सिर्फ लिखे, टीएफसी लिखे, प्रॉफिट नहीं लिखा, और इसी को इक्विवेलेंट कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ। इसका एक और फॉर्मूला था, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला था, पीपीआर वाला, सेल्स इनटू पीवीआर था ना। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टीएफसी ओनली, मानते हैं कि नहीं, फॉर द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टीएफसी सेल्स पीवीआर, टीएफसी पीवीआर को इधर लेकर आ जाओ, फिर क्या बच गया, सेल्स। देखो ये फॉर्मूला भी आ गया, नहीं आया, ये फॉर्मूला भी तैयार है आपके लिए। यानी कि अगर आपको रुपीस में सेल्स चाहिए, किस में चाहिए,
तो टीएफसी को किससे डिवाइड करना होगा? अगर यूनिट में चाहिए तो किस में डिवाइड करना होगा? सीपीयू से। क्लियर है? सारा का सारा बना कैसे फॉर्मूला? इसके वजह से टीएफसी खाली लिए है, टोटल कंट्रीब्यूशन में क्या लिए हम लोग? टीएफसी। दैट इज द पॉइंट। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में काम आएगा। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला आई थिंक आप कर लिए। समझ में आ रहा है? तो राइटिंग डन 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 डन। तो पीईपी का फॉर्मूला कोई पूछे तो, पीपी का फॉर्मूला पूछे तो टीएफसी डिवाइड बाई, अगर यूनिट में चाहिए सीपीयू, पीवीआर में चाहिए रुपीज में चाहिए तो पीवीआर। समझ में आया? हम्म। अच्छा, चाहते तो खाली आपको, अच्छा ये फॉर्मूला खुद से बनाना सीख गए हो कि कैसे फॉर्मूला बना, ड्राइव हुआ? समझ आ रहा है? इस फॉर्मूला कोई अलग से हम नया बना के दे दिए क्या? है ना, नया चीज बताए फॉर्मूला में आपको। तो ये वाला फॉर्मूला पता था कि नहीं पता? टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड, या फिर पीवीआर वाला। इसी से फॉर्मूला हम क्या किए हैं, ड्राइव किए हैं। या तो हम ये फॉर्मूला दोनों खाली लिख देते हैं, बोलते हैं रट लो, तो तुम लोगों को याद करने में ना टेंशन होता। बट कहीं ना कहीं ये जो चीज लिख कर हम आपको समझाए हुए हैं ना, तो आपको ऐसे नया चीज ऐसे नहीं फील होगा कि नया चीज है। ऐसा लगेगा कि माथा पे प्रेशर नहीं आ रहा, पुराना ही चीज तो थोड़ा बहुत अल्टर किए हुए हैं। तो पढ़ने जब बैठिए ना, तो एक एक फॉर्मूला को आराम से क्या करिए, बस दिमाग में समझने की कोशिश करिए। बात में आ रहा है? जर्नी 2-3 क्लास का नहीं है, जर्नी कितना क्लास का है फिर से बताइए? 13-14 क्लास का है। हाँ? अरे मार्जिनल कॉस्टिंग, हाँ 14-15 क्लास करना, हाँ 13-14 से ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि कुछ ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग को कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक, क्योंकि 3-4 में ईयर क्वेश्चन और आया हुआ है, तो वो मैट में नहीं डाला हुए हैं। तो ये 3-4 साल का जो ईयर क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करवाना, तो मोटा मोटी समझ लीजिए 14-15 चल जाएगा। ये 14-15 क्लास से आपको मिलेगा 30 नंबर शॉर्ट ना। डायरेक्ट 30, सोचो कितना वेटेज रखता है ये 13-14 क्लास। डायरेक्ट 30 नंबर आपका झोली में डाल देगा 80 में से। तो समझ आ रहा है? उसके बाद चैप्टर आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत इजी है। उसके बाद चैप्टर तो इजी इजी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजी है, बजट इजी है, एबीवीपी इजी है, एबीसी इजी है। ये इजी, अरे इजी नहीं है, उतना नहीं, पढ़ के आओगे नहीं उतना नहीं है। चलो रिवीजन करना। चालू तो हुआ ही नहीं अभी क्वेश्चन, अभी तो पहाड़ चालू ही नहीं हुआ है, अभी तो बस समझा क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या, खाली कॉन्सेप्ट ही तो समझा रहे हैं और एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। आओ चलो एक और पॉइंट खत्म कर लेते हैं। बीईपी खत्म हो चुका है, डन। उसमें देखो बीईपी में एक और पॉइंट भी था, हेडिंग देखो, हेडिंग देखो, कैश बीईपी। बीईपी एक अब क्या चालू हो रहा है, तो अभी जो बात हो रहा था किसका बात हो रहा था, बीईपी के बारे में बात हो रहा था, ए नंबर पॉइंट बीईपी, है ना। अभी हम लोग बात किसके ऊपर करने वाले हैं, कैश बीईपी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए कैश बीईपी, कैश बीईपी क्या होता है सर? कैश बीईपी, इट इज द लेवल ऑफ सेल वेयर, इट इज द लेवल ऑफ शेयर वेयर टोटल कंट्रीब्यूशन
इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो उसमें भी लिखा हुआ था, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, देखो टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, यहाँ भी लिखा हुआ था ना, ये तो यहाँ चेंज करने वाले हैं कुछ। टोटल कैश फिक्स्ड कॉस्ट, समझ आ रहा है? टोटल कैश फिक्स्ड कॉस्ट, यानी खेल है कैश फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है कैश फिक्स्ड कॉस्ट। एक क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है कैश फिक्स्ड कॉस्ट। खेल फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर है बस। वहां पर फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर सीपीयू था, यहाँ पर कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू या पीवीआर होगा। तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है ना, यही तो मुद्दा है ना। आइए इसको लिखिए, समझा दे रहा है पहले। देखो कैश फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप जो नोट बनाते हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आप देखोगे सारा खर्चा ऐड करते हो मोटा मोटी। बताना मेरे को, ये रेंट हम जो पे कर रहे हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट है। मान लीजिए मेरे पास स्टाफ है और सैलरी पे कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं है? डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर मोटा मोटी फिक्स्ड कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, है ना। और भी मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइसेंस फी, क्या बोलो, लाइसेंस फी ले रहे हैं, ऐप का मान लीजिए लाइसेंस फी लिया हुआ है, वेबसाइट के लिए लाइसेंस फी लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये सब फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ कॉस्ट ऐसा है जिसको आप ना कैश में पे किए हैं और कुछ कॉस्ट को, कुछ एक्सपेंसेस को आप पे नहीं किए होंगे। मतलब थोड़ा सा दिमाग में डालिए, क्या रेंट के लिए आप पैसा दिए होंगे? हाँ। सैलरी पैसा दिए होंगे? हाँ। डेप्रिसिएशन पैसा दिए होंगे? हाँ। किसको दिए हैं डेप्रिसिएशन पैसा? मैंने एसी को बोले होंगे एसी भैया उतरिए लीजिए पैसा, है? या फर्नीचर का पैसा दिए होंगे हम, फर्नीचर भैया पैसा लीजिए आप लोग का, आप लोग को भाड़ा पे रखे हैं ना हम, लीजिए पैसा लीजिए। भाई लोग कल को उठ के जाएगा, जाकर झालमुड़ी खा के आएगा, मोमो खा के आएगा, है ना। एक्चुअली इसका वैल्यू कम होता है, लॉजिक तो डिप्रिसिएशन का क्या होता है, इसका वैल्यू कम होता है, तुम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, यही तो दैट इज द डिप्रिसिएशन। पर डिप्रिसिएशन पे थोड़ी ना होता है, पे करते हैं क्या? तो दिस इज द नॉन कैश आइटम विच इंक्लूडेड इनटू द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर समाया हुआ है। जब ये नॉन कैश आइटम को हटा दोगे और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट तैयार करोगे, इसी फिक्स्ड कॉस्ट को कहते हैं कैश फिक्स्ड कॉस्ट। कैश फिक्स्ड कॉस्ट में वो हर एक आइटम कैश वाला ही रहना चाहिए। नॉन कैश वाला आइटम को ऐसे जैसे जैसे आपको आपके मम्मी आप कहीं किचन में से या कहीं से भी निकाल कर कान पकड़ के फेंक देती है उठा के, उसी तरीका से आप नॉन कैश को भी क्या करेंगे, उठा के निकाल देना है। टोटल में से नॉन कैश को हटा दोगे तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? कैश आइटम। इसके लिए आप कैश, लाइसेंस फीस के लिए कैश पे किए होंगे। हाँ। तो अगर नॉन कैश को हटा दिए, क्या कर दिए बोलो, ऐसे मान लो हटा दिए इसको, तो अब क्या बचा? सिर्फ कैश वाला आइटम बचा, इसी को बोलते हैं कैश फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो कैश में सिर्फ पे हुआ है उसको बोलेंगे कैश फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कैश वाला भी है और नॉन कैश वाला भी है। तो जो अभी टोटल पहले जो बात हो रहा था फिक्स्ड कॉस्ट, नॉर्मली जो फिक्स्ड कॉस्ट का बात हो रहा था उसमें कैश वाला भी है और नॉन कैश वाला है। जो अभी बात हो रहा है कैश फिक्स्ड कॉस्ट में, इसमें क्या नहीं है? नॉन कैश नहीं है। कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से नॉन कैश वाला, बोलो क्या, नॉन कैश आइटम्स को क्या कर देना है, हटा देना है। तो क्या बन जाएगा? कैश टीएफसी बन जाएगा, कैश फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा। समझ में आया? बस यही करना है। तो सर हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि नॉन कैश आइटम है? चिंता मत करो, क्वेश्चन खुद ही बता देता है, उतना माथा पर टेंशन में नहीं लेना है। खुद ही बता देगा कि नॉन कैश आइटम इतना है, नॉन कैश आइटम इतना है, हटा देना। क्या समझ में आया पूरा मामला थ्योरेटिकली? चलो
थोड़ा सा नोट कर लेते हैं जो भी समझाए। ये लिखेंगे, इतना लिख लिए, लिखेंगे क्या कॉस्ट कैसे निकलता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से क्या माइनस कर देना है, नॉन कैश, नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे कि यहाँ पे लिख दो लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है बताइए, नॉन कैश, नॉन कैश, नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब आप बोल सकते हो कि डज नॉट हैव कैश फ्लो, जिसका कोई कैश फ्लो नहीं होता है। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव कैश फ्लो, जिसका कैश फ्लो नहीं होता। कैश फ्लो मतलब पैसा का फ्लो नहीं हो रहा है, खर्चा तो है बट पैसा का फ्लो नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा फिक्स कॉस्ट, क्लियर हुआ, बताइए कैसे निकलेगा। तो अब बताइए कैश बीई का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैश बीईपी का, कैश बीईपी का फॉर्मूला ट्राई करो, ट्राई करो। कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप बताना चाह रहे थे कि सर टीएफसी माइनस नन कैश, है ना, डिवाइड बाई सीपीयू, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और फॉर्मूला बन सकता है ना कैश बीपी का, अरे पीबीआर वाला, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवीआर। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ये यूनिट में आ जाएगा और एक इसमें आएगा रुपीज में। कोई दिक्कत, तो फिक्स्ड कॉस्ट और कैश बीपी और कैश बीपी क्लियर है। बीपी का फॉर्मूला में क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड मार देना है, और कैश बीपी निकालना हो तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड मारना है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कैश फिक्स्ड कॉस्ट में क्या अंतर है, नॉन कैश आइटम का। कैश बीईपी में नॉन कैश आइटम को हटा देना है और टोटल वाला में नॉन कैश आइटम को हटाना नहीं है। डन, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हो गया ना यहाँ तक, एग्जांपल, एग्जांपल नंबर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज, टीएफसी, टीएफसी बता दिया 10,000 रुपया। सर ये कैश है कि नहीं, क्या है, टीएफसी है, और इसमें ये बता रहा है कि इंक्लूडिंग 1,000 रुपया एज डेप्रीसिएशन। इसमें एक आइटम छिपा हुआ है जो है डेप्रीसिएशन। आपको दो चीज़ कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, दो चीज़। पहला क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट बीईपी, पहले आपको बीईपी निकालना है और फिर दूसरा आइटम क्या निकालना है, कैश बीईपी निकालना है। पहला आइटम बीईपी, दूसरा आइटम कैश बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको सबसे पहले बीईपी निकालना है, बताइएगा बीईपी कैसे निकलेगा आयुष। देखना क्या पड़ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझा रहे, इतना रिपीट कर रहे हैं, देखने की क्या जरूरत है, दिमाग से लगाइए। अरे बीईपी का हम पूछ रहे हैं, रुको।
बीपी का कैसे फॉर्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, बीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बोलिए, ठीक ही बोलेंगे, बोलिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई सीपीयू, यूनिट पे आंसर आएगा और क्या, सीपीयू। तो सीपीयू कैसे निकलेगा, सीपीयू तो निकालना पड़ेगा ना। कितना है सीपीयू? हाँ, 4 रुपया। सुन के बता दिए। हाँ, 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा बीपी यूनिट्स में? 2500 आ रहा है क्या? अगर इसी को रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो पीवीआर से डिवाइड नहीं करना है मेरे को, तो समय नहीं है मेरे को, इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। इससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, अगर वही रुपीस में चाहिए ना, तो 2500 को सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपया है, 2500 यूनिट को सेलिंग प्राइस, तो 25,000 रुपया क्या आ जाएगा, रुपीस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो आप बोल सकते हो 2500 यूनिट या 25,000 का रुपीस वैल्यू में। दूसरा भी क्वेश्चन था इसमें, कैश बीईपी। अब ये कैसे निकलेगा कैश बीईपी? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैश फिक्स कॉस्ट होता है डिवाइड बाई सीपीयू। कैश फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, 10,000 में से जो नन कैश एक आइटम था ना, नन कैश आइटम कितना का था, वो डेप्रीसिएशन, उसको क्या कर देना है, कान पकड़ के बाहर कर देना है। आ जाएगा यहाँ पर 4, है ना, कितना आ गया, 2250। रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो 10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा रुपीज़ में 22,000। वाह, ठीक गए आप लोग तो। खत्म हुआ क्या, बीपी? अरे पॉइंट नंबर थर्ड भी खत्म हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ना ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अभी मार्जिन आप बना लीजिए थोड़ा सा, तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मत जाइए, पहले आप सेफ्टी लेके जाइए। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में आइए पहले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अभी आप नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 खत्म होने के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी में 1 में आइए जल्दी से। क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, आया ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है एक्सपेंसेस होगा, ठीक है ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा, तो डेटा दिया हुआ है? मांग क्या रहा है देखो तो, कंट्रीब्यूशन जनरेटेड प्रेजेंट लेवल सेल ऑफ 5,000 यूनिट। अगर 5,000 यूनिट अगर बेचेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन 5,000 यूनिट बेच के कितना टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। सीपीयू को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, यूनिट के साथ लिंकिंग है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन तो किससे निकलेगा, तो खुद से बताना पड़ेगा। पीवी रेशियो तो बताने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, सेल्स इनटू 100 या जो भी है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट गिवन लेवल ऑफ सेल्स, 15 वही 5,000 बेच के प्रॉफिट कितना कमाएगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया हुआ था आप में, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डन। फिर क्या बोल रहा है कि मान लो कि हम लोग को 6,000 प्रॉफिट कमाना है, तो कितना सेल करना होगा, समझ में आया? तो फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किए हम लोग, सेल मास्टर फॉर्मूला लगाकर सेल निकालना है, मास्टर फॉर्मूला लगाकर प्रॉफिट की जगह पर क्या रखना है, 6,000। ब्रेक इवन थोड़ी ना है, इसमें प्रॉफिट होगा ना, खुद तो बोल रहा है 6,000 का प्रॉफिट, तो 6,000 का प्रॉफिट के ऊपर सेल्स निकाल देना है। अब फिर क्या बोल रहा है बोलो, कैश ब्रेक इवन सेल्स बताओ, क्या बताओ, और ये भी बता दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट में 1,500 रुपया का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। समझ में आया? यही क्वेश्चन आएगा पूरे एग्जाम में,
और डायरेक्ट आता है 8 से 9 मार्क्स का। मार्क्स हम बाइफिकेशन आपको बता देंगे कितना है, बट आएगा तो 8 8 मार्क्स आ जाता है, 8 से 9 मार्क्स का। समझ में आया? खुशी आ रहा है ना अंदर से? तो 60 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन। हाँ। है? तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है? बोला इतना इजी नहीं देगा। अकाउंट्स में पढ़ा कैसे था? कॉस्ट का भी टफ आया था कि इजी आया था? कॉस्ट का पेपर इजी आया था। अच्छा, लॉ का पेपर? लॉ भी इजी था। मार्केटिंग का? मार्केटिंग तो पढ़ा ही नहीं था वो, पढ़े तो थे। मार्केटिंग का हार्ड होगा। पेपर देखो, सुनो मेरी बात सुनो। आपको कभी ऐसे रिव्यू, हाँ, 10 स्टूडेंट हैं तो 2 3 लोगों को पेपर टफ लगेगा जो थोड़ा बहुत और ठीक से नहीं रहे। और अगर अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे को पेपर टफ कभी कोई बोला ही नहीं पेपर टफ है बीकॉम का। ये खासकर ये वाला सीबीसीएस वाला में, हम सीबीसीएस से ही पढ़ाना चालू किए हैं बीकॉम। शुरू से जब सीबीसीएस जब से स्टार्ट हुआ था, सीबीसीएस चालू हुआ है 17 18 में, वही यही लोग का बैच थे, अमन लोग का बैच थे। जो सर पढ़ाने वाले हैं ना तुम लोग को, अमन लोग का बैच सीबीसीएस चालू हुआ। कभी पेपर टफ लगा ही नहीं। हाँ, उससे पहले पेपर टफ था, तो पेपर टफ था वो क्यों टफ था वो अलग चीज़ है। आप में पेपर टफ नहीं है, क्यों टफ नहीं है उसका भी अलग रीजन है। अब जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीसीएस में नहीं होने वाला, रिटर्न एग्जाम है। किस्मत देखो कितना खराब है तुम लोग का, जूनियर का। तो तुम लोग किस्मत, फूटा हुआ किस्मत है। मतलब फूटा हुआ किस्मत होता है ना, एकदम भयानक वाला खराब। पीएम, ईडी जैसा चीजों को लिखना है अब, इकोनॉमिक्स लिखना है। अब तुम्हारा ही काम आसान, तुम्हारा का काम टफ नहीं हो गया इस बार, मेरा भी काम टफ हो गया है। रीजन क्या है कि इस टॉपिक को हम लोग खाली ओरली समझा देते थे, क्योंकि अब लिखना है तो उसको रिटन प्रैक्टिस भी उस समझाया जा रहा है। अब उसके लिए क्या हो रहा है, नोट्स भी हमको लिखवाना पड़ रहा है, A to Z। हाथ से नोट्स रिटर्न लिख लिख के मतलब लिखवाया जा रहा है स्टूडेंट लोग से, सर आप ही दे दीजिए। हालांकि तुम लोग को जो नोट दिया जाता है वो लोगों को समझ में आता ही नहीं है ना, देख के ही नींद आ जाता है। तो उसको खुद से लिखवाया जा रहा है, समझा समझा के, लैंग्वेज चेंज कर करके। मेहनत तो है। हाँ, पर ये बिलीव करिए, पेपर टफ नहीं आएगा कॉस्ट में। सही सुन रहे हैं, पेपर टफ नहीं आएगा अगर सारा होमवर्क क्लास वर्क कर लिए तो। हाँ, अगर होमवर्क क्लास वर्क सारा अच्छा से सुन लिए कर लिए, आप, हम गारंटी ले रहे हैं कि 80 में आप 70 से नीचे सोचेंगे भी नहीं। पर वही चीज़ है, हम कॉस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। कॉस्ट में भी तो वही कहानी था ना। पर कॉस्ट में भी आप ठीक से कुछ चैप्टर्स आप ठीक से किए नहीं थे शायद, आई थिंक। पर यहाँ पर वही है, बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कॉस्ट से पार्ट 1 से पार्ट 2 वाला कॉस्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। आप इतना तो बिलीव हो गया होगा 2 3 क्लास में, कितना सारे वेरिएशन है इसमें। एक पैटर्न नहीं बन रहा है कि बस सेक्टर सिखा दीजिए सर और हम लोग बस पुट करते चल जा रहे हैं। समझे? आ जाइए, चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो 1 नंबर 2 नंबर होमवर्क डाल देंगे, घर में कर लेंगे पक्का। करके लेकर आएंगे, आप करके लेके आएंगे तो समझ में आ रहा है। पहला वाला में क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन बता रहे हैं क्या कर देना, सुनो ध्यान से। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीपीयू कर बना लेना, पहले सीपीयू निकाल लेना। क्या निकाल लेना? सीपीयू समझ में आता है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देना। अब फिर क्या निकाल देना सीपीयू के बाद? टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देना। कैसे निकलेगा? सीपीयू में 15,000 यूनिट्स का मल्टीप्लाई कर देना। नहीं, फिर क्या कर देना, पीवी रेशियो निकाल लेना। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? सीपीयू बाई सेल से क्या निकल जाएगा, चाहे पर यूनिट से निकालो चाहे टोटल से निकालो, पर यूनिट से ही निकालना। उसके बाद आप सेकेंड वाला पॉइंट है, प्रॉफिट निकालना है। तो जो आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले रहोगे ना, उसी में से क्या माइनस कर देना, टीएफसी माइनस कर देना, तो आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। फिर रिक्वायर्ड सेल्स, तो नेक्स्ट पॉइंट में रिक्वायर्ड सेल्स मांगा है, तो टीएफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपीयू, तो यूनिट्स में आएगा पीबीआर, तो फिर रुपीज में चला जाएगा। कैश पीपी तो अभी बात हुआ ही, 4,500 में से 1,500 माइनस कर देना, 3,000, 3,000 को सीपीयू या पीबीआर से डिवाइड मार देना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो एक बार, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट कर,
कैश बी पे भी निकाले ना, देखो कैश बी पे तो निकाले अभी कुछ देर पहले, तो कैश कैश फिक्स कॉस्ट निकालना होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट देखो आपके आप में कितना दिया हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट, उसमें से क्या हटा देना है, डेप्रिसिएशन वाला 1500 हटा देना है और किससे डिवाइड मार देना है, बोलने दो ना, किससे, सीपीयू या पीवीआर से। सीपीयू से मारेंगे तो यूनिट्स में आंसर आएगा, पीवीआर से डिवाइड कर देंगे तो रुपीज में चला जाएगा, वैल्यू में चला जाएगा, बस इतना सा बात है, समझा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो ये भी देखो जस्ट अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाए भी थे आपसे, ये वाला एग्जाम्पल, ईयर वाला। हाँ देखो सबसे पहला में क्या मांग रहा है, पीबी रेशियो मांगा है ना, पीबी रेशियो, और उसी के साथ साथ क्या मांग दिया है, टीएफसी। तो हम भी क्या मांगे थे देखो, पीवीआर और टीएफसी मांगे थे, बिल्कुल यही मांगे हैं कि नहीं 1 नंबर में। अब फिर देखो पॉइंट नंबर 2 में ब्रेक इवन सेल्स मांग लिया है। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है, फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कुछ भी कंट्रीब्यूशन पीवीआर, तो आ गया ब्रेक इवन सेल्स। उसका देखो क्या मांग रहा है, देखो हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रेक इवन सेल्स हम पढ़ाए नहीं थे यहाँ पर, इस पॉइंट तक तो ब्रेक इवन सेल्स पढ़ाए नहीं थे, तो जब ब्रेक इवन सेल्स इस पॉइंट तक नहीं पढ़ाए थे तो ब्रेक इवन सेल्स का क्वेश्चन नहीं डाले हम। पर उसके बाद ये वाला तो पढ़ा दिया गया था ना कि 75 लाख का सेल्स, 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स कितना करना पड़ेगा। देखो हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में देखो वही क्वेश्चन डाला हुआ है, 90 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स, समझ में आया कैसे क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है एग्जाम में। फिर देखो एक और बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाकर तुम लोग करना, इसको समझा दे रहे हैं बोल क्या रहा है, प्रॉफिट और लॉस दैट वुड अराइज इफ सेल्स 2,80,000 रुपया, अगर 2,80,000 का सेल्स हो गया तो प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, दिमाग लगाओ, ये हम बताएंगे नहीं, कुछ तो चीज दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है, तो दिमाग लगाओ। तो 1 नंबर और 2 नंबर आपके लिए क्या है, होमवर्क है, नाखुश मत करिएगा, गलत हो सही हो कुछ भी हो बना के तो लेकर आना है, बाकी हम देख लेंगे, नहीं लेकर आएंगे तो बुरा लगता है, बना के गलत लेकर आएंगे मेरे को बुरा कभी नहीं लगता है। हाँ बना के लेके नहीं आया तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो फिर मारा पीटी तो नहीं हो सकता है, सिंपल सा बात है, तो क्या होगा, नहीं करेंगे। मैं रहे बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में।